दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून। आज की रिपोर्ट उसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी जिससे बिहार की सारी राजनीति कांप रही है। पैसा, भीड़ और वही पुराना सवाल, सत्ता का असली चेहरा कौन? क्या 3,000 करोड़ का पैकेज जनता की दोस्ती खरीद लेगा या 300 करोड़ की वितरण की कहानी के बावजूद पूरा खेल कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है? अब चुनावी रैलियों के दिन में भी बीजेपी ने, एनडीए ने साफ नहीं किया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। यह चुप्पी खुद में एक बड़ा प्रश्न है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव के पास नाम तो है और ज्यादा सभाएं भी की है, लेकिन क्या इतनी रैलियों, इतनी हेलीकॉप्टर और जनता के भीड़ ही तय करेगी कि अगले 5 साल किसके होंगे? तो आइए इन्हीं सब पर बात करते हैं आज। पहला सेक्शन है जश्न या फिर जाल। आपने सुना होगा चुनाव से पहले और चुनाव के बीच बिहार की महिलाओं, बेरोजगारों और बुजुर्गों के खातों में पैसे डाले गए हैं। आंकड़े गुमराह कर सकते हैं। कहीं 3,000 करोड़ का जोरदार जुमला है और कहीं 300 करोड़ की ठोस ट्रांसफर की कहानी। क्या यह विकास का फल है या फिर चुनावी पैसेबाजी की वही पुरानी चाल चली जा रही है? सोचिए, चुनाव आयोग नियम और नैतिकता की बातें पीछे रह जाती है और बैंक में अचानक आए पैसे वोट के पैमाने बदल देते हैं। क्या यह वही लोकतंत्र है जिसकी हम बात करते हैं? क्या वोट बटोरने के लिए सरकारी खजाने का उपयोग लोकतंत्र की मर्यादा नहीं तोड़ता? दूसरा सेक्शन है भीड़ का महात्म्य। तेजस्वी एक दिन में 17, 18, 19 सभाएं करते दिखे हैं और जनता के बीच पहुंचने का एक यंत्र, हेलीकॉप्टर होल्ड रूटीन और बार बार की भीड़, तस्वीरें मीडिया में सूरज की तरह चमक जाती है। पर सवाल यह है कि भीड़ कितनी असरदार होती है? भीड़ दिखाने से नंबर नहीं बनते, बनते हैं वोट कथन, वोट रुझान और जमीन पर काम की धारा। रिपब्लिक और गोदी मीडिया के कुछ खांटे भीड़ की समीक्षा करते हैं और कहते हैं कि देखो भीड़ तो है पर असर वोट पर नहीं दिखेगा। ठीक है, पर क्या भीड़ का यह आकर्षण आम नागरिकों को प्रेरित नहीं करता है? क्या भीड़ का माहौल, उत्साह और भरोसा किसी मतदाता के फैसले पर असर नहीं डालता है? और अगर डालता है तो क्या उसे प्राकृतिक मान लिया जाना चाहिए या फिर उसका भी एक आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारखाना है? तीसरा सेशन आता है कंफ्यूजन का। नीतीश का नाम और अमित शाह की नाटकीय चुप्पी। आखिरी दिन भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। यह चुप्पी जोखिम भी है और रणनीति भी है। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी बिहार को उन विकल्पों में बांटना चाहती है जो भाजपा के भीतर या फिर जेडीयू के भीतर अलग अलग नतीजे दे सकते हैं, या फिर इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य के बीच गठजोड़ के भीतर कोई समझौता अभी भी बाकी रह गई है? अमित शाह ने भाषणों में घुसपैठ, जंगल राज और विकास के वादे गिनाए हैं, पर साथ ही साथ उन्होंने यह नहीं कहा कि अगला मुख्यमंत्री केवल नीतीश ही होंगे। क्या यह नागवार चुप्पी जेडीयू के अस्तित्व पर बड़ा संकट है? जो भी हो, यह चुप्पी मीडिया और विपक्ष दोनों के लिए गोल्डन लाइन हुक बन चुका है। चौथा सेक्शन रहा घुसपैठ का बड़ा मुद्दा, डर या धोखा। घुसपैठ पर घर की दीवारें टपकती रही। यह शब्द, यह राग, यह आरोप, अमित शाह ने इसे चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। सवाल यही है, क्या घुसपैठ वास्तविक खतरा है या राजनीतिक भय का एक अलग निर्माण बना रहा है? अगर डर रोता पहुंचता माहौल बना दे तो क्या वोटर असल मुद्दों, बेरोजगारी, शिक्षा से भटक नहीं जा रहा है? राहुल गांधी और विपक्ष ने वोटर लिस्ट की गड़बड़ी पर एसआईआर की चिंताओं को उठाया, पर केंद्र ने घुसपैठ की कहानी को बुलंद रखा। अगर असली समस्या नौकरियों और रोजगारों की कमी है तो घुसपैठ को प्रमुख समस्या बनाकर चर्चा में क्यों घुमाया जा रहा है? क्या यह ध्रुवीकरण का नया नाम है?
5वां सेक्शन आता है पैसे, वादे और दोगलापन। नीतीश सरकार के दावों की एक लिस्ट है। विधवा पेंशन बढ़ी, जीविका दीदी का मानदेय, आशा कार्यकर्ताओं की आंगनबाड़ी सेविकाओं को राहत। ये सब बड़े वादे हैं, पर अचानक चुनाव के बीच पैसों की घोषणाएं, 2 लाख से 5 लाख की बातें, ये बताती है कि सरकार को शायद जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए तुरंत आर्थिक हथियार उठाने पड़े हैं। यहां पर एक मूलभूत सवाल है, अगर विकास सचमुच हुआ होता तो इतनी अचानक फंडिंग की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह विकास का इशारा था या फिर वोट खरीदने का तत्कालीन उपाय? छठा सेक्शन में आता है कि तेजस्वी की चुनौती, भीड़ बनाम भरोसा। तेजस्वी के पास युवा ऊर्जा है, भाषा है और प्रदेश के बहुत हिस्सों में एक नई उम्मीद भी। पर क्या भीड़ और रैलियां ही सत्ता दे सकती है? क्या जनता जो 300 से 3000 करोड़ के पैकेज से आंशिक रूप से प्रभावित होगी, उसे तेजस्वी के बड़े वादों का भरोसा होगा? क्या वो भरोसा कि अगली सरकार केवल पैसे बांटने का काम नहीं करेगी, बल्कि दीर्घकालिक रोजगार और संरचना देगी? तेजस्वी का संदेश साफ है, बदलाव और नौकरी, पर रास्ता कठिन है। उन्हें वोटों की गणित का सही करना होगा, गठबंधन को मजबूत रखना होगा और मीडिया की उन धाराओं से लड़ना होगा जो उनकी छवियों को कमतर दिखाती है। 7वां सेक्शन रहा कि क्या बिहार का मजबूत विकल्प बन पाएगा महागठबंधन? कांग्रेस, आरजेडी और दूसरे घटक मिलकर देश जोड़ो की बातें कर रहे हैं। नफरत के बाजार के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने की बातें कर रहे हैं। यह एक नैतिक और भावनात्मक दलील है, पर चुनावी राजनीति में नैतिक और भावनाएं जरूरी है, पर परिणाम के लिए ठोस राजनीति भी चाहिए। सीट लिस्टिंग, स्थानीय संगठन और बूथ लेवल का कार्य। अगर महागठबंधन ये दिखा पाए कि ये सिर्फ भाषण नहीं दे रहे हैं, बल्कि हर परिवार, हर गांव और हर युवा के लिए एक स्पष्ट नीति लेकर आ रहे हैं, तो ये काम कर सकता है। पर समय कम है और बीजेपी ने पैसे और डर दोनों हथियारों से मैदान तैयार कर रखा है। 8वां सेशन है सवाल जो सीधे आपके पास आते हैं। क्या आप चाहेंगे कि चुनावी पैसे कार्यालयों से आए या विकास की ठोस कामों से निवेश हो? क्या भीड़ देखकर आप खुद अपना वोट तय करते हैं या जमीन पर कामकाज और भरोसे को देखते हैं? अगर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को मौका मिले, क्या आप उसको देंगे, यह सोचकर कि वो नौकरी और समावेशन का वादा पूरा करेंगे? और सबसे अहम सवाल, क्या वोट खरीदने की राजनीति से आपकी आस्था टूटती है या आप उसे चुनावी रणनीति मानकर अनदेखा कर देते हैं? 11 नवंबर को मतदान है, 14 नवंबर को नतीजे। यह समय नजदीक है। वोटर के पास एक मौका है। उस मौके में पैसा, भाषण, डर, वादा सब मिलकर एक फसल बना देते हैं। पर असली सवाल आपका वोटर का है। आप किसे अपना भरोसा देंगे? पैसेदार तत्कालिक राहत देने वाले को या दीर्घकालिक बदलाव का वादा करने वाले को? फैसला अब आपकी जेब और आपकी सड़कों के बीच में है। बिहार का यह चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, यह उस भाषण का इम्तिहान है जिसे हर परिवार, हर युवा, हर किसान, हर बहन भाई देखना चाहता है। क्या अगली सरकार सिर्फ बैंक अकाउंट भरने आ रही है या वो रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा के कामों में हाथ लगाकर दिखाएगी? 3000 करोड़ हो या 300 करोड़, यह साबित नहीं करता है कि लोकतंत्र सफल है। लोकतंत्र तब सफल है जब वोटर की आवाज, वोटर की जिंदगी और वोटर के भविष्य का हिसाब किताब सही होता है। और आज बिहार की धरती पर यही सवाल खड़ा है, क्या आपने वो भविष्य बिकने दिया है या आपने उसे चुनने का अधिकार अपने हाथों में रखा है? आप अपने वोट से तय कीजिए कि बिहार किस रास्ते पर चलेगा, भीड़ के साथ, पैसे के साथ या फिर लंबे समय के भरोसे के साथ। अगले साल बिहार के बच्चे उसी फैसले के हिसाबों किताब से करेंगे।